स्वागत है आप सभी का। और आज आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं स्पेशल नोट्स पार्ट 2 सरफेस टेंशन में। तो प्रश्न तनाव के लास्ट वाले वीडियो वाले सेक्शन में भी हम लोगों ने देखा था कि प्रश्न तनाव की परिभाषा क्या होती है, क्या कारण होता है, इसका यूनिट और फार्मूला क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, और साथ ही साथ ये भी देखा था कि किस प्रकार से पृष्ठों के सरफेस पर दाबांतर यानी प्रेशरों में अंतर पाया जाता है। दाबों में अंतर होता है जो 2T/R के बराबर होता है। आज के इस वीडियो में देखते हैं क्या क्या नया चीज़ हम लोगों के लिए अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग होती है इस पॉइंट के साथ में कि यदि एल लंबाई का कोई तार द्रव के मुक्त पृष्ठ के संपर्क में है तब प्रभावी लंबाई एल इक्वल्स टू 2L होती है। तो बहुत बहुत से लोगों के दिमाग में ये वाला प्रश्न आ रहा होगा कि 2L कैसे लिया जाएगा। तो उसको समझ लीजिए कि द्रव के दो पृष्ठ कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एल लंबाई के तार की बात करते हैं तो एल लंबाई के तार के साथ में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहीं पर भी हो, सरफेस हो चाहे लेंथ हो, आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो प्रभावी लंबाई है वो 2L के बराबर होगी। आगे वही कि पृष्ठ तनाव का जो सूत्र होता है T=F/L, और T=F/L की जगह पर टोटल लेंथ 2L के बराबर लिया जाएगा। और यहाँ से अगर फोर्स की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो T × 2L के इक्वल होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। यदि आर त्रिज्या का वृत्ताकार रिंग है, ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है किसी छल्ले के बारे में, किसी रिंग के बारे में बात की जाए कि आर रेडियस का कोई रिंग है और इस रिंग की लंबाई अगर कंसीडर की जाए तो उसके सरकमफेरेंस के बराबर होगी, यानी L=2πr के बराबर होगी। सेम अगेन वही दो पृष्ठ से दो सरफेसेस लिए जाएंगे, दो पृष्ठ होगी यानी 2L होना चाहिए। 2 के साथ में इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, यानी इसका मतलब हुआ कि ये हो जाएगा आपका 4πr। तो जो L की वैल्यू है टोटल यानी इफेक्टिव लेंथ 4πr के बराबर। और सेम अगेन T आपका F अपॉन जो टोटल लेंथ 4πr के बराबर लेंगे। और जो अगर फोर्स की बात पूछी है तो F वैल्यू आपके पास में आ जाएगी T × 4πr। तो इस तरह से हमने देखा। आइए अब देखते हैं दो क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंड। ये प्रश्न आपके सामने एल भुजा का एक वर्गाकार फ्रेम है और जो साबुन के घोल में डूबा हुआ है, इसे द्रव से बाहर निकालने पर उस पर साबुन की फिल्म बन जाती है। यदि द्रव का पृष्ठ तनाव T हो तो उस पर कार्यकारी बल कितना होगा। तो सबसे पहले अगर एक वर्गाकार फ्रेम लिया जाए तो वर्गाकार फ्रेम का मतलब उसकी सभी भुजाएं एक समान होंगी। एल लंबाई का प्रत्येक साइड है। और अगर टोटल लेंथ देखा जाए तो यहाँ पर टोटल लेंथ की एल की वैल्यू कितनी आएगी, सबको ऐड करना पड़ेगा, यानी 4L के बराबर होगी। अब अगेन वही वाला कंसेप्ट आप लगाएंगे कि 2L किया जाएगा, डबल पृष्ठ किया जाएगा, डबल लेंथ ली जाएगी, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास में आएगा 8L। ओके, इस तरह से आप देखेंगे T आपके पास मिलेगा F/L की जगह पर आप टोटल लेंथ रखेंगे यानी 8L रखेंगे। और यहाँ से F का मान पूछा गया, कार्यकारी बल कितना होगा, तो T और 8L का आपस में मल्टीप्लाई, यानी F की वैल्यू आएगी F=8TL। यानी ऑप्शन जो सही होगा आपका होगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने इस टॉपिक पर के ऊपर बेस देखे। अब वापस थ्योरी में पहुंचते हैं। देखिए वे लास्ट के 2 दिनों थोड़ा अस्वस्थ रहा, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। इसलिए काफ़ी मैंने ये भी देखा कि काफ़ी सब्सक्राइबर्स में से 2-3 सब्सक्राइबर्स में कम हुए। तो ऐसा आप ना करें, क्योंकि कोई ना कोई कारण अवश्य रहता है, किसी ना कोई कारण इस किसी भी घटना के पीछे रहता है। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम इस चैनल को और भी एडवांस करते जा रहे हैं और भी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ इसको अच्छा बनाने के लिए हैं वो सारी संभावनाएं मेरे द्वारा आपके लिए की जा रही हैं। और ऐसा आप देख भी पा रहे होंगे कि अब मैं इस चैनल में जितनी संभव कोशिश होगी कि हर एक स्टूडेंट जो भी इसको देखेगा उसके लिए ये उपयोगी होगा होगा होगा। ठीक है, तो 100% श्योर हूँ मैं इस बात के लेकर। तो आप ऐसा ना किया करिए। जो भी मेरे साथ है मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम लोगों का सफ़र अभी स्टार्टिंग है, शुरुआत की है, अभी बहुत लंबा सफ़र हम लोगों को तय करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल सरफेस टेंशन में अगर देखा जाए तो नंबर 1 पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जल कांच के तल को गीला करता है परंतु पारा नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास लीजिए, ग्लास के अंदर आप जल भर लें और जल को अगर आप नीचे गिराते हैं तो देखते हैं जल की छोटी छोटी बूंदें जो हैं वो कांच की सतह पर चिपकी रह जाती हैं। ठीक है, वहीं पर अगर आप द्रव की जगह पर अगर आप पारा लेते हैं तो पारे को अगर आप पलटते हैं तो पारा इसकी सतह से चिपकता नहीं है। ठीक है, तो उसका कारण मेन रूप से आपका सरफेस टेंशन, और भी अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे, ससंजक बल असंजक बल दोनों ही कारणों के पीछे जिम्मेदार होता है। दूसरे की बात करें, नंबर 2 पे आते हैं। द्रव की छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंदें बनाती हैं। देखा होगा अपने पास में कि अगर द्रव की छोटी छोटी बूंदें हैं, अगर ये बूंदें थोड़ी सी और पास निकट रख दी हैं तो ये मिलकर एक बड़ी बूंद बना लेती हैं। ठीक इसी तरह से थर्ड वाला पॉइंट आपके लिए कह रहा है कि जल के ऊपर अगर तेल की बूंद फैलकर जल के ऊपर अगर तेल की बूंद डाली जाए तो फैलकर कैसी हो जाती है, चपटी हो जाती है। ठीक इसी तरह से अगर तेल के अंदर जल की बूंद डाली जाए तो वो पूरी तरह से सिकुड़कर कैसी हो जाती है, गोल हो जाती है। तो इन सब का कॉज जो है वो मेन रूप से है आपका सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। और पृष्ठ तनाव में भी हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं ससंजक बल और असंजक बलों को, यानी कॉसेसिव फोर्सेस के बारे में सबसे पहले देखते हैं, अध्ययन करते हैं। ससंजक बल कौन से होते हैं, तो जैसा अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर सेम पदार्थ की, ठीक है, सेम एक समान
अणुओं के, एक समान पदार्थ के अणुओं को अगर आप पास पास लाते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है। अट्रैक्शन फोर्स कब एक्टिव होता है? 10⁻⁹ मीटर की डिस्टेंस पर अगर है, इतनी डिस्टेंस अगर कम डिस्टेंस होती है तो ये वाला बल एक्टिवेट हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है ये एक नया फोर्सेस हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। और कैसे पदार्थों के अणुओं के बीच में लगता है? जो सेम पदार्थ हैं, ठीक है, समान पदार्थ के अणुओं के मध्य में लगने वाले आकर्षण बल को अट्रैक्शन फोर्स को ससंजक बल करते हैं। इसी का कारण होता है कि दो समान पदार्थ के अणु परस्पर मिलकर एक बड़ा पदार्थ या बड़ा अणु बना लेते हैं। बात करते हैं दूसरे बल के बारे में, जिसको हम कहते हैं आसंजक बल। आसंजक बल वही है कि विभिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य, ठीक है, इसमें पदार्थ जो है चेंज हो रहा है। जैसे आपने देखा था ग्लास की सरफेस पे जल की बूंद गिर रही है, चिपक रही है, ठीक है, तो कांच का जो ग्लास बना हुआ है तो कांच के पदार्थ अलग हो गया और जल जल जो है अलग पदार्थ है, ठीक है, तो उनके अणुओं के मध्य में जो आकर्षण बल है जिसके कारण वो जो द्रव के अणु हैं वो उस पर चिपक रहे हैं, तो वहाँ पर कौन सा बल आपका? आसंजक बल या एडिसिव फोर्सेस वहाँ पर एक्टिवेट होते हैं। ये भी आकर्षणात्मक ही होते हैं, ठीक है, ऐसा ना समझिएगा कि प्रतिकर्षण वाला हो जाएगा, नहीं होता, आकर्षण बल ही वहाँ पर एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, इन बलों के गुण। अगर प्रॉपर्टीज को देखा जाए तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले कि ये बल कैसे होते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल से भिन्न है। जैसे मैंने बताया आपको, ये आपको अट्रैक्शन फोर्स का मतलब ये नहीं है कि दोनों पदार्थों में द्रव्यमान है और द्रव्यमान होने के कारण वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है, ये तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है जो मासेस के लिए है। लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस, जैसे मैंने आपको बताया 10⁻⁹ मीटर की डिस्टेंस पर ये फोर्सेज एक्टिवेट होते हैं। सेकंड पर आते हैं, ये बल व्रतकुंभर का नियम का पालन नहीं करते, यानी अप्रोपोर्शनल 1/r² का ये पूरी तरह से पालन नहीं करेंगे, इनके बीच में ये वाला लॉ काम नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण बल इस नियम को फॉलो करता है। अगले पॉइंट पर आते हैं, और थर्ड वाला पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया, ये बल 10⁻⁹ मीटर से सक्रिय होते हैं अगर इस दूरी को हम इस में कहा जाता है आणविक परास या मॉलिक्यूलर रेंज, और इसे दिखाया जाता है सी से, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल सी से कंफ्यूज ना होना, एक स्मॉल सी और आप जानते हैं जो कैपिटल सी से दिखाया जाता है मोस्टली, और ये होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में ना रखते हुए यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं आणविक परास के केस में, तो इस चीज़ को भी देखते जाया करिए कि वो कॉन्सेप्ट कहाँ पर और किस तरीके से यूज़ हो रहा है। बात करते हैं अब सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड, यानी द्रव के मुक्त पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो एनर्जी अतिरिक्त जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को पृष्ठ ऊर्जा या सरफेस एनर्जी कहते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर एक इस तरह का, इस शेप का अगर तार लिया जाए, चौकोर भी ले सकते हैं, गोल भी ले सकते हैं, ओके, यहाँ पर अगर इसके साथ में एल लंबाई का कोई वायर है और इसके द्वारा इसके जो क्षेत्रफल है यानी इसका ये आयतन है बढ़ाकर और डेल्टा एक्स की लंबाई को बढ़ा दिया जाता है, इतनी लंबाई में और वृद्धि कर दी, ओके, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा एल इंटू डेल्टा एक्स, जिसको आप कहेंगे क्या? डेल्टा ए के बराबर होगा, ओके। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसा भी हो सकता है वर्गाकार फ्रेम हो सकता है किसी सर्कल या वृत्त के रूप में आपको दे दिया जाए, खैर जो भी होगा, तो वहाँ पर उस तरीके का उसका क्षेत्रफल है वो कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है वो आपको डेल्टा ए से रिप्रेजेंट की जाएगी, और यहाँ पर जो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होगा यानी उस डेल्टा ए क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य अगर आपका डब्ल्यू हो तो यहाँ पर सूत्र आपका लगेगा T इक्वल्स टू, फॉर्मूला जो यूज होगा T इक्वल्स टू W/डेल्टा A के बराबर होगा। इसका मात्रक यानी यूनिट की बात की जाए तो यूनिट आपका वही होगा W, यानी कार का मात्रक आपका जूल होता है और क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका मात्रक जूल पर मीटर स्क्वायर। अगर डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशन भी आप यहाँ से टैली कर सकते हो। W का जो डायमेंशन होता है mL2T-2, ओके, ये हो गया mL2T-2, नीचे एरिया का होता है L2, L की पावर 2 से 2 खत्म करेंगे, क्या रह जाएगा? सिर्फ बचेगा आपके पास MT-2 जो कि सरफेस टेंशन का डायमेंशंस होता है। तो इस तरह से हमने टैली कर लिया कि इस तरह से सरफेस टेंशन, चाहे आप फॉर्मूला यूज़ करें T इक्वल्स टू F/L, आइदर यू कैन यूज़ W/डेल्टा A। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो वीडियोस हैं ये अब सिंपल सभी जो भी देखेंगे उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई फिजिक्स का वास्तव में जानने वाला है और अगर उसको ये चैनल मिल जाता है, ठीक है, तो वो इसको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा, छोड़ने की गलती नहीं करेगा। आप यकीन मानिए कि हम लोग इसमें और इम्प्रूवमेंट करें, आप मुझे सुझाव दीजिए, मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट करूँगा। मैं चाहता हूँ मेरे जो भी पढ़ने वाले, मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उसमें लगातार तरक्की करते रहें, हर एक वीडियो मेरा कुछ ना कुछ आपको सिखाए जिससे कि आप अपने जीवन में तरक्की करें और मुझे याद करें। महत्वपूर्ण बिंदु पे आते हैं नंबर 1 पे, यदि किसी फिल्म की लंबाई L और उससे डेल्टा X दूरी तक अगर उसे खींचा जाता है तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी, सभी आपको मैंने बताया था, 2 डबल क्षेत्रफल उसके लिए जाएंगे, डबल पृष्ठ होते हैं, तो W इक्वल्स डेल्टा A इक्वल्स टू आप कंसीडर करेंगे 2 × L × डेल्टा X लिया जाएगा। उसी तरह से अगर W का मान निकाला जाए तो W इक्वल्स टू T × L डेल्टा X। ये आपने समझ लिया अभी कहाँ से आया, ये उसी तरीके से था जैसे कि अगर हम बात करें
टी से, टी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए से अगर हम बात करें तो डेल्टा ए की जगह ये पूरा मान लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये होगा टी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन 2L और डेल्टा एक्स। यहीं से अगर डब्ल्यू का मान निकालें तो डब्ल्यू इक्वल्स टू मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये 2 × 2L डेल्टा एक्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 कह रहा है बुलबुला बनाने में किया गया कारण। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, ठीक है, तो मैं इसको ज़रूर शामिल करूंगा आज की इस वीडियो में। और इसमें देखते हैं तो बुलबुला गोल होता है, और गोल होने का मतलब ये हुआ कि उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, बाहर की जो सरफेस है वो 4πr² के बराबर होगी, जहाँ उसकी रेडियस r है। लेकिन यहाँ पर सरफेस जैसा मैंने आपको बताया डबल पृष्ठ लिया जाता है। डबल पृष्ठ के लिए आप क्या रखेंगे, 4πr² का यूज़ नहीं करेंगे। क्या रखा जाएगा, डबल कर दीजिए इसका, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8πr², जैसा आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आया आपका डेल्टा ए इक्वल्स टू 8πr²। अब अगेन वही कि अगर सरफेस टेंशन आपका टी है तो टी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए, और डेल्टा ई की वैल्यू अगर आपने प्लेस कर दी 8πr² के बराबर, तो इसमें जो डब्ल्यू का फॉर्मूला होगा यानी कार्य की अगर कार्य होगा 8πr² इंटू टी के इक्वल। आइए इसके ऊपर एक बेस न्यूमेरिकल क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपके साथ में कि बहुत मुश्किल होता है लिखना, उसको फिर पढ़ाना, उसको समझाना, और पूरी कोशिश है मेरी कि आप बहुत ही अच्छी तरह से हर मकसद में कामयाब हों। कोई भी टॉपिक हो अच्छे से समझें, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, मुझे बताएं। क्वेश्चन आपके सामने, साबुन के बुलबुले की त्रिज्या r दे रखी है और तथा साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव दे रखा है कैपिटल T। ओके, ताप समान रखते हुए फूंक मारकर बुलबुले का दोगुना व्यास करने के लिए आवश्यक कार्य कितना करना पड़ेगा। मैंने जैसे बताया कि जब भी आप वीडियो देखें तो कॉपी पेन जरूर पास में रखें और उसके द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि उसका प्रारंभिक एरिया कितना था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्रारंभिक एरिया की बात करें तो A1 अगर हम उसको लिखते हैं तो एरिया का मतलब हो गया 4πr²। क्लियर। अब बात करेंगे जब उसकी रेडियस को जब व्यास दोगुना करोगे तो ऑब्वियस है रेडियस भी दोगुनी हो जाएगी। तो जो परिवर्तित एरिया होगा यानी A2 का मान होगा, अब इसका डबल कर दीजिएगा तो r की जगह आप जब आप 2r का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4r²। 4 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 16πr²। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, तो क्षेत्रफल में वृद्धि निकालने के लिए डेल्टा ए का मान आप निकालेंगे, उसको लिखेंगे A2 माइनस A1 करके। इसका मतलब ये हुआ कि 16πr² में से आप 4πr² को घटाएंगे, माइनस करेंगे तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू 12πr²। ओके, अब 12πr² तो आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन आपका आ रहा है। 12 दिखाई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपने 12 किया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, डबल प्लस होते हैं, 2 गुना करना पड़ेगा, इसका डबल कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 24πr²। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पूछा गया है कार कितना होगा, तो टी का मान अगर निकाला जाए तो डब्ल्यू अपॉन 24πr², जो भी हमने सॉल्व किया उससे मिला, और डब्ल्यू का मान पूछा है तो टी का और मल्टीप्लाई कर दीजिए टी इंटू 24πr²। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, तो इसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ में मेरे साथ लगातार बने रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी लोगों को बताइए, सभी फ्रेंड सर्कल में भेजिए। हमें इस हमारे चैनल में जो भी आपको कमी लग रही है आप इस पर कमेंट कीजिए, मैं बहुत कोशिश करूँगा कि उसको रिमूव करूँ। तो बने रहिए मेरे साथ में इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।